नमस्कार, मेरा नाम है बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। देश में चलने वाले सबसे लंबे लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सबों ने मीडिया, सोशल मीडिया और अलग-अलग माध्यम से यह देखा होगा कि एनडीए सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है और जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, दोनों ही सत्तारूढ़ गठबंधन सबसे बड़े गठबंधन के रूप में सामने आया है। वहीं जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, वो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आई है। बावजूद उसके अगर हम परिणामों का विश्लेषण करें तो देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो खुश नहीं है। इन परिणामों को अगर हम इस रूप में देखें कि जो हारने वाला है, यानी कि जिसकी सरकार नहीं बन रही है, वो भी खुश है। जिसकी सरकार बन रही है, जो सरकार बनाने जा रहा है, वो उदास है। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है कि और पहली बार ऐसा देख रहे होंगे कि जो सरकार बनाने जा रहा है उस खेमे में उतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी विपक्ष में बैठने वाले खेमे में है। तो सबसे पहले हम चुनाव परिणामों की विवेचना कर लेते हैं। तो बीजेपी को 240 सीट मिले हैं, यानी कि पिछली बार से 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हो गई हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 96 सीटें मिली हैं, जो पिछली बार से 47 सीट ज्यादा है। अगर हम वोट प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 37.7% का वोट शेयर मिला था। और अगर हम 24 की बात करें तो 24 में भारतीय जनता पार्टी को 36.5% का वोट शेयर मिला है, यानी कि 1.2% के वोट की कमी आई है। 1.2% वोटों की कमी आई है भारतीय जनता पार्टी के वोट में। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इन्हें 96 सीटें तो मिली हैं, 47 सीट इनकी बढ़ी भी है। और 2019 के चुनावों में इन्हें 19.6% मत मिला था, जबकि इस चुनाव में इन्हें 21.2% मत मिला है। यानी कि पिछले बार से अगर हम बात करें तो तकरीबन 1%, 1.5% से भी ज्यादा मतों में इनकी बढ़ोतरी हुई है, मत प्रतिशत में। तो एक तो कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों का कम जाना। भारतीय जनता पार्टी दरअसल परेशान इसलिए नजर आ रही है क्योंकि सरकार तो वो बड़े आराम से बनाने जा रही है। एनडीए को जो पर्याप्त 272 चाहिए उससे कहीं ज्यादा सीट मिले हुए हैं। एनडीए गठबंधन 292 सीटों पर के साथ अभी सरकार बनाने का उसने दावा भी पेश कर दिया। अगर हम परिणामों की विवेचना करें तो हम देखते हैं कि कांग्रेस के खेमे में भी खुशी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हताशा है। हताशा का कारण क्या है? अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी इसलिए हार गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने बड़ बोलेपन से परेशान है। चुनाव के पहले अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी 400 पार, और भाजपा के समर्थक कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 400 से ज्यादा सीटें लाएंगी। और एनडीए की अगर बात करें तो वो 450 के करीब सीट पे एनडीए गठबंधन आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 250 से भी कम सीटों पर सिमट गई है, तो यह एक कारण है। जहां 400 सीटों को लाने का दावा करने वाले लोग अगर 250 से कम पर सिमट जाते हैं तो वो जीत कर भी हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीटों के लिहाज से नहीं हारे, अपने बड़ बोलेपन के हिसाब से हार रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े जो दावे किए थे 400 पार के, तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस को लोग देश में मरा हुआ मान रहे थे या मान रहे थे कि कांग्रेस अब समाप्त हो गई, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो नरेंद्र मोदी ने दिया था, उस नारे को लेकर लोगों में काफी उत्साह था कि देश कांग्रेस से मुक्ति नरेंद्र मोदी ने दिला दी। उसी कांग्रेस ने 2024 के चुनावों में जबरदस्त वापसी की है, और न ही सिर्फ वापसी की है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेला है और खुद फ्रंट फुट पर आ गए हैं। साथ ही इनकी सीटों में इजाफा भी हुआ है। तो कांग्रेस के खेमे में खुशी लाजमी है। हाल के दिनों की राजनीति की अगर हम बात करें तो 2014 के बाद से देश की राजनीति में बहुत व्यापक बदलाव आए हैं। 2014 के पहले की राजनीति और 2014 के बाद की राजनीति में काफी फर्क आया है। अगर हम पहले पुराने समय की बात करें तो हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता रहते थे, बावजूद उसके इंदिरा गांधी संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजती थी। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने भाषण में कई एक बार कहा था कि जब उन्होंने संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू
की सरकार की आलोचना की थी और संसद में भाषण दिया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू की सरकार की आलोचना की थी। जाहिर है जो विपक्ष में रहेगा वो सत्ता पक्ष की आलोचना करेगा, सत्ता पक्ष की जो कमियां होंगी उनको उन पर लोगों का ध्यान इंगित करेगा, ध्यान आकर्षित करेगा। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के खिलाफ भाषण दिया था संसद में, तो अटल जी ने कहा था कि जब वो संसद से निकल रहे थे बाहर तो नेहरू जी उनके पास आए और आकर उनका पीठ थपथपाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले। तो यह उस समय की परंपरा थी, वो परंपरा बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है। और एक नई परंपरा जो शुरू हो गई है वो राजनीति देश को बढ़ाने वाली राजनीति नहीं लगती, वो राजनीति अपने आप को बड़ा नेता दिखाने की राजनीति लगती है। राजनीति ऐसी हो गई है जहां पर कि लोग सिर्फ अपने व्यक्तित्व को, अपने कद को बड़ा करना चाहते हैं और यही राजनीति आज के दौर में चल रही है। इसी राजनीति के कारण कांग्रेस के पीछे भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक बुरी तरह से पड़े रहे, यहां तक कि विपक्ष के अलग अलग नेताओं के पीछे लगे। अगर हम बात करें ईडी के जो कानून है, कानूनों में बदलाव कर दिया गया और उसके बाद भी कई एक नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग इस सरकार ने किया, जिस प्रकार ईडी और सीबीआई राज्य सरकारों के पीछे लगी, चाहे हम हेमंत सोरेन की बात करें, चाहे हम ममता बनर्जी की बात करें, चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे शिवसेना की बात करें, हर किसी को भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर से जाकर राजनीति में खेली है, तो यह लोगों के अंदर काफी रोष था, विपक्षी पार्टियों के अंदर काफी रोष था और उसी रोष को लेकर मुझे लगता है इंडिया अलायंस का गठन हुआ था। और इंडिया अलायंस गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस ने बैकफुट पर धकेल दिया। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का सपना लेकर चुनाव में उतरी थी, लेकिन उसके सपने चूर चूर हो गए। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लोगों को दिखा रही थी, उसी कांग्रेस ने फिर से वापसी कर ली। तो यह भारतीय जनता पार्टी के दुख का कारण है और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दुखी नजर आती है। अगर हम परिणामों की विवेचना करें तो हमने अपना ओपिनियन परिणाम आने के एक दिन पहले यानी कि 3 तारीख के शाम में दिया था और हमने कहा था कि अगर हम बात करते हैं जिन क्षेत्रों में हम गए तो वहां पर अधिकतर जगह पर एनडीए के सांसद थे और एनडीए के सांसदों से क्षेत्र के लोगों में काफी नाराजगी थी। बावजूद इसके लोग मोदी को कहकर वोट दे रहे थे। हमने 2 तबका देखा, एक गरीब तबका जो राशन के लिए मोदी को वोट दे रहा था, 5 किलो अनाज के लिए मोदी को वोट दे रहा था। वहीं दूसरा तबका वो था जिसके लिए यह महत्वपूर्ण था कि मोदी जी ने भारत का प्रभाव पूरी दुनिया में जमा दिया है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। तो मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। ऐसी बातें उस तबके के लिए महत्वपूर्ण थी। तो सांसदों से नाराजगी रहने के बावजूद भी जब परिणाम आए तो हमने देखा कि मोदी फैक्टर उन जगहों पर काम कर गया और लोग जीत गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हताशा के और भी कारण हैं, बड़े बड़े कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का उदय भारत की राजनीति में जो हुआ वो राम की राजनीति से हुआ, वो अयोध्या की राजनीति से हुआ, वो रामशिला पूजन से हुआ। वो रामशिला पूजन ही था जो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से लेकर 160 सीट तक चली गई थी। एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सांसद संसद में बैठते थे और जब रामशिला पूजन कार्यक्रम को निकाला गया, राम मंदिर का संकल्प आडवाणी जी लेकर जब रथ यात्रा पर निकले, उसके बाद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से बढ़ी और उसी अयोध्या से, जिस अयोध्या को राजनीति का धूरी बनाकर, जिस भगवान राम के मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति शुरू किया था, 2024 में जाकर उसी राम मंदिर का निर्माण सुनिश्चित हो गया, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। राम मंदिर का निर्माण बेशक से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। राम मंदिर पर जो विवाद हिंदुओं और मुसलमानों का था, वो मुसलमान में और हिंदू के बीच में जो फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट ने बेशक से फैसला दिया। बेशक से उसका निर्माण जो है धार्मिक न्यास परिषद ने कराया, बेशक से उसमें चंदा देश के लोगों ने दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को यह समझा पाने में सफल रही कि यह मुद्दा उसने उठाया था और राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। अयोध्या का उसने कायाकल्प कर दिया।
तो दूसरा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद सीट भी हार गई, और फैजाबाद सीट के हारने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उन्होंने अयोध्या वासियों को गालियां देना शुरू कर दिया, अयोध्या वासियों के बारे को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। कारण और भी हैं। अगर हम बनारस की बात करें तो पिछले बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार मात्र 1.5 लाख वोटों से वहां से जीत पाए। कई एक बार शुरुआती चरण में जब रुझान दिख रहे थे तो वाराणसी से नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के सबसे बड़े धुर हैं, बल्कि आज देश में अगर हम बात करें तो मोदी से बड़ा राजनीति में ब्रांड कोई नहीं है। मोदी ने अपने आप को सबसे बड़ा ब्रांड बना लिया है पॉलिटिशियन का, और आज की राजनीति मोदी समर्थन और मोदी विरोध के इर्द गिर्द घूम रही है। उसी नरेंद्र मोदी का वाराणसी के संसदीय क्षेत्र में, अपने ही संसदीय क्षेत्र में पीछे रहना शुरुआती के चरण में, साथ ही परिणाम मात्र 1.5 लाख से पक्ष में आना, यह बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट जैसे जगह पर भी चुनाव हार गई, रामेश्वरम जैसे जगह पर चुनाव हार गई, यानी कि धार्मिक महत्व के जो स्थान थे, राम के हिसाब से जो महत्वपूर्ण स्थान थे, उन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो लगे हाथ विपक्ष को भी मौका मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो हमलावर हो सके, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के साथ वो उसी प्रकार के मजे ले सके जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को पप्पू और वो कहकर मजे लेते थे, जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त भारत का सपना दिखाते थे। तो विपक्ष ने भी अब को यह उम्मीद जगने लगी कि अब जो यह राजनीति देश में चल रही थी, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति, वो समाप्त होगी। राहुल गांधी दावे करने लगे, अरविंद केजरीवाल दावे करने लगे, सारे बड़े नेता जो है यह दावे करने लगे कि इन चुनावों के बाद धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति समाप्त होगी, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि धार्मिक राजनीति से ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं और मुद्दों की राजनीति देश में चलेगी। यह भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके अंदर अगर आज आत्मविश्वास नहीं दिख रहा है, वो जीत के भी हारे हुए नजर आ रहे हैं, वो मायूस नजर अगर आते हैं, तो इसके पीछे कारण ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं। आगे भी हम कुछ कारणों की विवेचना करेंगे, आगे भी हम कुछ कारणों पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हमने जो आपको मोटे तौर पर यह बताया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत कर भी हारा महसूस कर रहे हैं और क्यों इंडिया के कार्यकर्ता हार कर भी जीता हुआ महसूस कर रहे हैं, या ऐसा क्यों हमें नजर आ रहा है, इसी कारण को बताने के लिए मैं इस वक्त स्टूडियो में था और आपको यह बताने का प्रयास कर रहा था। ऐसे ही आगे किसी और वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। हम आपको ऐसे ही विषयों पर बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे, जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनको दिखाते रहेंगे, उनका अवलोकन आपको कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। साथ ही एक निवेदन भी, अब आपका खबरबाज मोनेटाइज हो गया है, तो सबसे पहले मैं आप सबों को धन्यवाद कहता हूं कि आपके सहयोग से ही यह चैनल मोनेटाइज हुआ। इतने कम समय में आपने जो हमें स्नेह दिया, जो प्यार दिया, इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। ऐसे ही अपना प्यार, अपना स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। देखते रहिए खबरबाज। धन्यवाद, नमस्कार।